जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ईपीएफ अंशदान की गणना कैसे करेंगे सभी कर्मचारियों के लिए कि ईपीएफ की गणना हम कैसे करेंगे, जो हम ईपीएफ कटाते हैं वह गणना कैसे करेंगे, कितना गवर्नमेंट देगी या जो कंपनी है वो देगी और आपके खाते से कितने रुपए कटेगा, ये गणना हुआ। किस तरह की गणना होता है हम बताएंगे इस वीडियो में। ईपीएफ अंशदान के लाभ क्या क्या है, ईपीएफ कटौती कराते हैं तो कितना लाभ होगा, कैसे लाभ होगा, सारे हम बताने वाले हैं। ईपीएफ अंशदान के लाभ, ईपीएफ में हम अंशदान करते हैं, ईपीएफ कटाते हैं तो कितना लाभ होगा ये बताएंगे। इंटरेस्ट रेट क्या है ना, ब्याज कैसे मिलती है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है कि नहीं मिलती है, ब्याज हर महीना जुड़ता है या फिर सालाना जुड़ता है, ये बताएंगे हम। ईपीएफओ पोर्टल का प्रयोग कैसे किया जाता है, मतलब ईपीएफ धारी है या ईपीएफ धारी होने वाले हैं, है ना। जैसे हमारे सहायक अध्यापक बंधु ईपीएफ धारी होने वाले हैं, तो यदि ईपीएफ की कटौती होती है तो ईपीएफ पोर्टल पर हम इसका यूज कैसे करेंगे, मतलब ईपीएफ पोर्टल को हम कैसे यूज करेंगे, हम अपने ईपीएफ में जो पैसा कटा उसको कैसे देखेंगे, ये भी बात करेंगे। ईपीएफ बैलेंस चेक करने के ऑफलाइन तरीके भी है, यदि आप ऑनलाइन नहीं चेक कर पाते हैं तो आप ऑफलाइन भी जांच कर सकते हैं। तो इसके तरीके क्या है ये बताएंगे। ईपीएफ का निचोड़ जानकारी हम देने वाले हैं, एकदम निचोड़ जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। और यदि ईपीएफ में आपकी पैसा अच्छा खासा जमा हो जाता है, उससे आप पैसे निकाल सकते हैं, तो कितना पैसा निकाल सकते हैं देखिए, यहाँ कहता है 90% तक आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, ईपीएफ धारियों के लिए फॉर्म है, बहुत तरह का फॉर्म है। तो फॉर्म जैसे 19, फॉर्म 19, फॉर्म 13, फॉर्म 31, फॉर्म 20, फॉर्म 11, तो ये सब क्या फॉर्म है, इस फॉर्म का क्या यूज है ना। जैसे फॉर्म नंबर 13, 31, 19, 20, 11, तो इस फॉर्म का क्या यूज है, आइए हम एक एक करके आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आइए देखते हैं ईपीएफ का निचोड़ जानकारी ईपीएफ धारियों के लिए, और जो ईपीएफ धारी बनने वाले हैं, जितने भी कर्मचारी हैं ईपीएफ धारी होने वाले हैं, मतलब अंशदान कटाने वाले हैं, उनके लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे कि ईपीएफ फॉर्म 2 प्रकार के होते हैं। ईपीएफ अंशदान के 3 लाभ हैं। ईपीएफ अंशदान के नियम क्या है ना, पिछले 15 वर्षों की 5 ईपीएफ ब्याज दरें, 6 ईपीएफ अंशदान की गणना कैसे करें, 6ठा नंबर, है ना। इस तरह से ईपीएफ पर ब्याज क्या है ना, कैसे निकालेंगे, एसएमएस फोन से मिस कॉल करके हम ईपीएफ की जानकारी कैसे लेंगे, ईपीएफ अंशदान की पात्रता क्या है, ईपीएफ में फॉर्म आते हैं तो उस फॉर्म का क्या यूज है, फॉर्म 31, फॉर्म 13, फॉर्म 20, फॉर्म 11। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। ईपीएफ का लाभ क्या है ना, ईपीएफ का बहुत सारे लाभ है, तो इसका लाभ क्या है, आप कितने % तक पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ अंशदान के नियम क्या है ना, 15 साल पहले का ब्याज दरें क्या है, अभी क्या चल रहा है, चलिए एक एक करके देखेंगे, है ना। कर्मचारियों का जो अप्रैल 2023 से 2024 के बीच किए गए ईपीएफ योगदान पर ब्याज, जो अभी ईपीएफ की ब्याज है वो 8.25 है ना, 8.25% है, ठीक है। इस ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है, लेकिन वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खाते में जमा कर दी जाती है। मतलब प्रत्येक महीना 8.25% की दर से ब्याज मिलती है, लेकिन हर महीना उसमें गणना नहीं होती है। अंतिम वर्ष के अंतिम समय, मतलब वित्तीय वर्ष के अंतिम जो महीना होता है मार्च, उस समय यह पैसा जमा होती है। अंशदान सीमाएं क्या है, कर्मचारी अपने वेतन का 12% ही कटा सकते हैं। 12% जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, यानी तो फिर सरकार के अधीन है, तो वे भी 12% की लाभ देगा। यदि कोई कर्मचारी 36 महीने तक, 36 महीना 12 या 36 मतलब 3 वर्ष, है ना, 3 वर्ष तक यदि ईपीएफ में योगदान नहीं करते, मतलब उनकी पैसा नहीं करता है, यानी तो बोल सकते हैं कि वह काम नहीं कर रहे हैं, रिजाइन दे दिए हैं या छोड़ दिए हैं, है ना, तो वैसे स्थिति में निष्क्रिय हो जाता है। कब, 3 साल के बाद, ठीक है, यानी तो सेवानिवृत्ति हो गया है इस हालत में। लेकिन सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए यहाँ कहता है, पढ़िए, कि यदि कोई कर्मचारी 36 महीने तक अपने ईपीएफ खाते में योगदान नहीं करता है तो खाता निष्क्रिय हो जाता है। सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों के निष्क्रिय खातों में अभी भी ब्याज जमा किया जाता है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नहीं। अब देखिए निकासी की प्रक्रिया क्या है। निकासी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर अर्जित मूल राशि और ब्याज निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ देखिए कि आप पैसा निकालना चाहते हैं तो इसमें से मूल राशि और ब्याज दोनों निकाल सकते हैं, है ना। 54 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी अपनी संचित शेष राशि 90% निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 54 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी, यदि कर्मचारी 54 वर्ष के हो गए हैं और उसके पहले जितने भी ईपीएफ की कटौती हुई है उसका 90% पैसा निकाल सकते हैं। और जो कर्मचारी 60 दिन या उससे अधिक समय से बेरोजगार है,
उन्हें 2 महीने से बेरोजगार है, वह काम नहीं कर रहा है ना, छोड़ दिया है, तो भी पूरी राशि निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है ना, पैसा मिल जाएगा। स्वैच्छिक अंशदान इच्छा अनुसार कर्मचारी अनिवार्य 12% की दर से कुल 15,000 रुपये प्रति माह तक अंशदान कर सकते हैं। अब देखिए, ईपीएफ का मतलब है कर्मचारी भविष्य निधि, जो भारत में कर्मचारियों के लिए बनाई गई एक बचत योजना है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जो भारत में बनाई गई एक बचत योजना है, यह एक अनिवार्य योगदान योजना है, जहां नियोक्ता और कर्मचारी दोनों नियमित मासिक योगदान करते हैं। नियोक्ता हो गया जहां पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ईपीएफ खाते में जमा धन का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। उद्देश्य है कि जब आप रिटायर कर जाते हैं तो उस समय कुछ पैसा मिले। यह योजना घर खरीदने, चिकित्सा, आपात स्थिति या शिक्षा जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आंशिक निकासी भी प्रदान करती है। ईपीएफ का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ करती है, ठीक है। आगे आइए देखिए, अब देखिए ईपीएफ अंशदान की पात्रता क्या है। ईपीएफ अंशदान की पात्रता, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ भारत में एक ऐसी योजना है जो कर्मचारियों को विभिन्न लाभ प्रदान करती है। ईपीएफ योजना के लिए पात्र होने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। तो क्या मानदंड है, देखिए, भारत के सभी राज्य ईपीएफ योजना के अंतर्गत आते हैं, सभी राज्य, है ना, जिससे किसी भी राज्य के कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं। 15,000 रुपये तक की आय वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाता खोलना अनिवार्य है। जिनका आय, है ना, इनकम 15,000 रुपये है, वो खाता खोल सकते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं और 15,000 रुपया उनका वेतन है, तो खाता खोला जा सकता है। 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी ईपीएफ खाते के लिए पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सहायक पीएफ आयुक्त से अनुमोदन लेना होगा। 20 या अधिक कर्मचारी वाले संगठनों को ईपीएफ योजना का लाभ दिया जाता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में यदि 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वहां पर ईपीएफ खाता खुलेगा। यहाँ देखिए, ईपीएफ फॉर्म के प्रकार, ईपीएफ के कई फॉर्म है, तो आइए ईपीएफ फॉर्म के प्रकार के बारे में बात करेंगे। फॉर्म 19 कहता है कि इस फॉर्म का इस्तेमाल ईपीएफ खाते के अंतिम निपटान के लिए किया जाता है। अंतिम निपटान, जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है या अक्षम हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल कर्मचारी के योगदान, नियोक्ता के योगदान और किसी भी लागू ब्याज सहित ईपीएफ राशि का दावा करने के लिए किया जाता है। मतलब आप रिटायर कर गए, छोड़ दिए, तो इस फॉर्म को भरकर आप पैसा निकाल सकते हैं। फॉर्म 31 क्या कहता है कि इस फॉर्म का इस्तेमाल कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले ईपीएफ खाते से आंशिक निकासी के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, है ना, और होम लोन की किस्त, शिक्षा, शादी या घर बनवाने जैसे कई कामों के लिए किया जाता है। मतलब फॉर्म 31 है, इसके माध्यम से आप पैसा निकालेंगे बीच में, जैसे किसी का, है ना, शादी करना हो, घर बनाना हो, मेडिकल सेवा लेना हो, इस कंडीशन में पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 का यूज किया जाता है। फॉर्म 13 देखिए, इस फॉर्म का इस्तेमाल किसी कर्मचारी के नौकरी बदलने या ईपीएफ बैलेंस को एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप जहां काम कर रहे हैं और वहां पर आप काम छोड़ दिए, दूसरे जगह चले गए, दूसरे कंपनी में चले गए, तो वैसे स्थिति में फॉर्म 13 भरकर जो पहले से जो पैसा जमा है, तो वहां वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हुआ। अब देखिए फॉर्म 20 क्या कहता है कि इस फॉर्म का इस्तेमाल ईपीएफ खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में ईपीएफ राशि का दावा करने के लिए किया जाता है। जैसे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वैसे स्थिति में फॉर्म 20 भरकर पैसे निकासी किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्म 11 क्या है, इस फॉर्म का उपयोग नए ईपीएफ सदस्यों द्वारा अपने नियोक्ताओं को घोषणा और नामांकन विवरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें नाम, पता, पारिवारिक विवरण और नामांकित व्यक्ति का विवरण जैसे जानकारी शामिल होती है। इस तरह से फॉर्म तरह का है जिसके बारे में हम बताएं। आप थोड़ा यहाँ देखिए कि ये विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ईपीएफ फॉर्म के कुछ उदाहरण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईपीएफ फॉर्म के समय समय पर संशोधित या अपडेट किया जा सकता है ना, फॉर्म को संशोधित और अपडेट किया जा सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि ईपीएफ, है ना, ईपीएफ का क्या लाभ है। ईपीएफ अंशदान का लाभ, ईपीएफ अंशदान का लाभ देखिए, है ना, कर लाभ, कर ईपीएफ योगदान कर मुक्त है, कर मुक्त में टैक्स मुक्त है। आप इस जो है ना ईपीएफ का जो पैसा है, इनकम है, वो टैक्स मुक्त है ना, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। जिसका अर्थ है कि आप अपने ईपीएफ खाते में जो पैसा जमा करते हैं वह आयकर से मुक्त है। इससे आपको लंबे समय में अधिक पैसा बचाने में मदद मिलती है। अब देखिए दीर्घ अवधि निवेश क्या है। ईपीएफ योगदान एक दीर्घ अवधि निवेश है जो आपको समय के साथ रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करता है। आपके
ईपीएफ खाते पर अर्जित ब्याज सालाना चक्रवृद्धि होता है, जिसका अर्थ है कि आपकी बचत समय के साथ बढ़ेगी। निकासी में लचीलापन, निकासी पैसा यदि आप निकालना चाहते हैं तो एक लचीलापन होना चाहिए ताकि आसानी से पैसा निकले। विशिष्ट उद्देश्यों जैसे आवास, घर बनाना हो, डॉक्टर का पर डॉक्टरी लाभ लेना हो, तो इलाज कराना हो, चिकित्सा आपातकालीन स्थिति हो, शिक्षा आदि के लिए आंशिक निकासी की अनुमति है। क्या आप देखिए यहाँ पे हस्तांतरणीयता, नौकरी बदलते समय ईपीएफ खाते हस्तांतरित होते हैं, मतलब एक नौकरी से दूसरे नौकरी में चले गए तो जो पैसा जमा है आप पैसा वहां से ट्रांसफर करा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा में देखिए, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आएगा ईपीएफ एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है जो सेवानिवृत्ति के बाद सभ्य जीवन के लिए आय प्रदान करता है। ठीक है, अब नियम देखिए, यहाँ है अंशदान नियम। योगदान प्रतिशत, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को कर्मचारी के वेतन का 1% ईपीएफ खाते में जमा करना आवश्यक है। वर्तमान योगदान दर कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई डीए का 12% है। ठीक है, वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह के मूल वेतन और डीए वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ संशोधन अनिवार्य है। इस सीमा से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक वैकल्पिक है जो सहायक पीएफ आयुक्त से अनुमोदन के अधीन है। देखिए 15,000 रुपया तक जो मूल वेतन है और डीए है उसको उस पर ही आपका ईपीएफ की कटौती होती है। यदि इससे आपका ज्यादा वेतन है तो फिर परमिशन लेकर ईपीएफ खुलता है। अंशदान का विभाजन देखिए, है ना। अब देखिए कौन साल कितना ब्याज दर रहा, है ना, ब्याज इंटरेस्ट रेट कितना रहा। देखिए 23-24 में अभी कितना है 8.25%। वही उसी तरह से 22-23 में देखेंगे 8.15, मतलब देखिए बढ़ा भी है कुछ, है ना। अब यहाँ देखेंगे कि 21-22 में देखेंगे तो उसमें था 8.5% था और अभी है 8.25 है, 8.25, है ना, 8.25% अभी है। और 20-21 में था 8.5%, है ना। और 18-19 में कितना था 8.65%। देखिए कैसे करेंगे ईपीएफ अंशदान की गणना। मूल वेतन 20,000 है और डीए है 5,000, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25,000। तो 12% ही ईपीएफ करता है, तो 25,000 का 12% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3,000 रुपया निकलेगा, है ना। 25,000 का 12% निकालेंगे तो 25,000 गुने 12/100। ठीक है, तो इसको इस तरह से निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3,000 रुपये निकलेगा ना। 3,000 रुपया आपका पैसा बनता है। और फिर उसी तरह से नियोक्ता, मतलब जहां पर आप काम कर रहे हैं, चाहे आप सरकार का अधीन है चाहे कोई कंपनी का अधीन है, तो वो भी 3,000 रुपया देगी। तो 3 कितना हुआ 6,000 रुपया। इस तरह से बोल सकते हैं कि आपके खाते में हर महीना 6,000 रुपया जमा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ है कि किसी कर्मचारी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये से अधिक का योगदान कर्मचारी के हाथों में कर योग्य होता है। ठीक है, 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर संचित ब्याज भी टीडीएस के अधीन है। मतलब 2.5 लाख से अधिक पैसा करता है तो टीडीएस के अंतर्गत आता है। हालांकि 2.5 लाख रुपये के भीतर ईपीएफ अंशदान पर संचित ब्याज कर मुक्त होता है। 2.5 लाख रुपये तक क्या होता है कर मुक्त होता है। ठीक है, अब ये जो ईपीएफ काम करती है वह भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक ईपीएफ योगदान पर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा खाते में 5 साल तक योगदान करने के बाद पीएफ फंड निकालने पर ईपीएफ आंशिक निकासी पर कोई कर कटौती नहीं होती। इसको देख लीजिए आप, है ना। अभी ब्याज की दर चल रहा है ना, कि 8.25। ठीक है, ईपीएफओ ने जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की स्वीकृति बंद कर दी है। मतलब जन्म प्रमाण पत्र जो है वो आधार कार्ड सर्टिफाइड नहीं करता है, इसके लिए आपको दूसरा आईडी देना पड़ेगा। तो ये है। अब पोर्टल का यूज कैसे करेंगे, है ना। ईपीएफओ पोर्टल का प्रयोग कैसे करेंगे। जब आप ईपीएफ धारी हो जाएंगे तो आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा, मतलब यूएएन नंबर। ठीक है, अब इसके सहायता से आप ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद जो खुलेगा हमारी सेवाएं, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन में मेनू में देखेंगे कर्मचारियों के लिए खुलेगा विकल्प, है ना, उसको आप करेंगे, मतलब लॉगिन पासवर्ड डालेंगे तो आपका खाता खुल जाएगा, है ना। कुछ एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम ईपीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। जैसे उमंग एप्लीकेशन है ना, इससे भी हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। ईपीएफ बैलेंस चेक करने के लिए ऑफलाइन तरीके भी हैं, है ना। मैसेज के जरिए भी आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और वहां पर इस तरह से यूज करेंगे, है ना, लिखेंगे और इस पर हम मैसेज करेंगे तो हो जाएगा, जो कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है ईपीएफओ का और यहाँ पर मिस कॉल करेंगे तो याद रखना पड़ेगा कि जिससे आप मिस कॉल कर रहे हैं वह नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके ईपीएफ से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों
कि आपका ईपीएफ से संबंधित बैलेंस चेक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आपको बताने की कोशिश किए कि ईपीएफ में पैसा कैसे कटेगा, ईपीएफ का पैसा कैसे निकलेगा, ईपीएफ में कितना जमा होगा, है ना, सारा जानकारी आपको हम दिए। तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के भी से शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर ये न्यूज जो बताए हैं वो कहाँ से आया है, टैक्स कंसेप्ट द्वारा 21 नवंबर 2024 को जारी किया गया था। मतलब ये समझिए कि इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी हम हासिल किए हैं और आपको बताने की कोशिश किए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।